नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच पर स्वागत है। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि क्या प्री डायबिटिक्स में दवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है बिकॉज ये देखा गया है कि कॉमन पॉपुलेशन में डायबिटीज़ का इंसिडेंस बेशक 10 से 15% हो, लेकिन प्री डायबिटीज़ का इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सो मच सो कि 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो प्री डायबिटिक है या हो सकती है। और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, वॉकिंग वगैरह की तो सब बात करते हैं कि पर एक सवाल ज़रूरी ये है कि क्या इन मरीज़ों को दवा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस बात में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि जो मरीज़ों को डायबिटीज़ होती है वो दवा लेते हैं। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि प्री डायबिटीज़ कहते किसको हैं। अगर फास्टिंग शुगर जो है वो 100 से ऊपर आए बट 126 से नीचे आए तो वो इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है। और अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर अगर 140 से ऊपर आए बट 200 से नीचे हो तो ये प्री डायबिटीज कैटेगरी में आती है। और एक डायबिटिक मरीज वो होता है जिसकी शुगर खाली पेट 126 से ऊपर होती है और खाना खाने के 2 घंटे बाद 200 से ऊपर होती है। ये टॉपिक इसलिए भी ज़रूरी होता जा रहा है कि वक्त के साथ रवायात बदलते जा रहे हैं। जब हमने डॉक्टरी मेडिसिन की प्रैक्टिस शुरू की थी तो हम टेस्ट कराते थे और मरीज जाकर रिपोर्ट लेकर आता था और हम उसके हिसाब से इलाज लिखते थे और हम टेस्ट अपने क्लिनिकल एक्यूमेंट के हिसाब से कराते थे। बट अब टाइम ऐसा आ गया है कि मरीज खुद जाकर अपना कंप्लीट चेकअप करा लेता है किसी एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर और टेस्ट कराकर हमारे पास अपनी रिपोर्ट्स लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी शुगर तो खाना खाने के बाद 170 आ रही है, मैं क्या करूं। जो 3-4 एबनॉर्मेलिटीज मैंने देखी हैं वो एक तो होती है कि यूरिक एसिड थोड़ा हाई निकल आता है, थोड़ा हीमोग्लोबिन उनका 11-12 आ जाता है, उस वजह से उनका MCHC, MCV, MCH सारे पैरामीटर थोड़े लो आ जाते हैं और पेशेंट घबरा जाते हैं। और एक कॉमन चीज़ और देखी है, TSH थोड़ा ज़्यादा आ जाता है और पेशेंट इसलिए बहुत कंफ्यूज होते हैं और हम डॉक्टरों के पास इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स गड़बड़ है और उनको वैसे कोई सिम्टम नहीं है। और सबसे ज़्यादा इरिटेशन तो हमें तब होती है जबकि पेशेंट आके अपना तो इलाज लेते हैं और उसके बाद या आफ्टर फीस देने के बाद अपनी स्पाउस की रिपोर्ट निकाल के सामने रख देते हैं कि डॉक्टर साहब इसको भी इंटरप्रेट करो। और डॉक्टर जो पहले चिकित्सक कहलाए जाते थे अब उनकी इमेज चेंज होती जा रही है। आजकल डॉक्टरों को मुझे समझ नहीं आता, डॉक्टरी नहीं कहकर हेल्थ केयर प्रोवाइडर कहा जाने लगा है। मैंने किसी भी एडवोकेट को ये कहलाते नहीं सुना कि ये लीगल एडवाइस प्रोवाइडर है। डॉक्टरों के लिए ऐसी टर्म क्यों यूज़ की जाती है और डॉक्टर इस पर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करते, ये मुझे समझ नहीं आता। बट ये विषय से भटकना हो जाएगा। बेसिक जो आज का विषय है वो ये है कि अगर शुगर डायबिटिक रेंज में नहीं है, उससे कम है, पर अगर है तो क्या उसका इलाज दिया जाए या ना दिया जाए, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करें। मैं जब भी कोई वीडियो इस बारे में बनाता हूं तो मैं कन्फेस कर दूं कि मैं YouTube पर और इस मामले में इस सब्जेक्ट पर जो वीडियोस आई हैं वो भी देखता हूं और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो चीज़ आपको दूं जिसके बारे में जनरली डिस्कस नहीं किया गया। अगर आप देखेंगे तो प्री डायबिटीज़ में सबको एडवाइस की गई है कि आप खाना जो है संतुलित आहार लो, 3 घंटे एक हफ्ते में सैर करो, अपना वजन कम करो, स्मोकिंग छोड़ो। बट दवा ली जाए या ना ली जाए इसके बारे में ज़्यादातर वीडियो नहीं बने हुए, जो मैं आज आपसे बात करना चाहता था। देखिए, एक बात तो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है कि ये लोग अगर जो प्री डायबिटिक है अगर उनमें इंसुलिन लेवल ज़्यादा है और उनका वेट ज़्यादा है तो मेटफॉर्मिन एक सही चॉइस है जो देनी चाहिए, क्योंकि मेटफॉर्मिन का असर कोई इंसुलिन रिलीज करना नहीं है, ये ऑलरेडी अवेलेबल इंसुलिन जो हमारे बॉडी में होती है उसका असर बढ़ाती है, यानी कि इंसुलिन सेंसिटिविटी करती है। और इसको लेने के कोई हार्म नहीं है, बहुत सस्ती दवा है और ये देनी चाहिए अगर पेशेंट को और रिस्क फैक्टर है। तो अगर एक प्री डायबिटिक मरीज हमें मिलता है जो रिपोर्ट्स में आता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये रिस्क है कि उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसका फैमिली हिस्ट्री देख लें, उसका लाइफस्टाइल देख लें और ये देख लें कि क्या उसको रिस्क फैक्टर हैं। अगर उसको रिस्क फैक्टर है, जैसे कोई लेडी है उसको पहले जेस्टेशनल डायबिटीज रह चुकी है या कोई भी सेक्स का पर्सन है और उसको फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है, उसकी फैमिली में हार्ट अटैक रह चुके हैं,
उसके ब्रदर को या सिस्टर को एंजियोग्राफी हुई हुई है, स्टेंट डला हुआ है और वो प्री डायबिटिक है, तो उस कंडीशन में भी उसको मेटफॉर्मिन पर शुरू कर देना चाहिए। और हमारा एम होगा कि उसका शुगर लेवल विद इन नॉर्मल रेंज रहे और उसके साथ साथ उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो चलती रहेगी। ये बात तो हो गई लेबल्ड यूज ऑफ मेटफॉर्मिन। बट अगर वजन ज़्यादा है तो आजकल चाहे इंटरनेशनली अभी रिकॉग्नाइज नहीं है, कई मेडिसिन को ऑफ लेबल यानी कि ऑफिशियली वो यूज में नहीं है, अलाउड नहीं है, बट अगर एक डॉक्टर अपनी क्लिनिकल एक्यूमेंट यूज करके देना चाहे तो दे सकता है। इसमें दो ग्रुप आते हैं जो वजन कम करने वाले हैं, एक तो SGLT2 इनहिबिटर्स और एक सीमाग्लूटाइड वगैरह। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि सबसे पहले एक ट्रायल हुआ था 2000 के आसपास, 1995 से 2000, जिसमें कोई 4000 लोग लिए गए थे। इसका नाम था स्टॉप निडम ट्रायल। स्टॉप निडम जरा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। निडम का मतलब उस जमाने में हम डायबिटीज को टाइप 1 और टाइप 2 नहीं कहते थे, इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहा जाता था। तो उस समय स्टॉप निडम का मतलब है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज को अकारगोस जैसी दवाइयों से, जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन खाने से कम करती है, कंट्रोल करना। और ये देखा गया था कि अकारगोस जैसी दवाइयाँ देने से टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्जन इन मरीजों का कम हो जाता था। तो सबसे पहले ये ट्रायल आया, लेकिन ऐसा कोई ट्रायल मेरी नॉलेज में नहीं है जो अकारगोस जैसी दवाइयाँ जिनको अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर कहते हैं उनका कंपैरिजन मेटफॉर्मिन से हुआ हो। और अकारगोस जो है थोड़ी कॉस्टलियर भी है, पेट में गुड़गुड़ भी करती है, थोड़ी गैस भी ज़्यादा पास करती है। और मेटफॉर्मिन जो है उसके भी GI डिस्टर्बेंसेस ऑलमोस्ट सेम है, सस्ती है, उस पर ट्रायल भी हुए हैं। तो बेसिक मैसेज मेरा आज के इस वीडियो का है कि ऐसे पेशेंट्स को जिनको प्री डायबिटीज़ है उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ अगर रिस्क फैक्टर भी हैं तो उनको मेटफॉर्मिन देनी चाहिए। और अगर उनका वजन ज़्यादा है तो हम वजन कम करके भी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, तो उनको ऑफ लेबल यूज ऑफ सीमाग्लूटाइड और ये जो SGLT2 इनहिबिटर है ये भी दिए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड पेशेंट को समझ हो, डॉक्टर को समझ हो और पेशेंट डॉक्टर पे पूरा फेथ करे और रेगुलर फॉलोअप पे रहे। और इन दवाइयों के साइड इफेक्ट जैसे SGLT2 इनहिबिटर से थोड़ा सा यूरिन में इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। अगर पेशेंट जो है उसका इंसुलिन लेवल उतना नहीं है, अगर हम चेक करते हैं यानी कि रिलेटिव इंसुलिनोपीनिया है, तो ऐसे मरीजों में SGLT2 इनहिबिटर नहीं देने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपको मेरे इस तरीके के अपडेट कुछ सिखाते हैं और आपको इंटरेस्ट आता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप प्री डायबिटिक हैं, आपका वजन ज़्यादा है और आपका इंसुलिन लेवल ज़्यादा है, दिखाता है कि आपके शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी कम है, तो सैर के साथ आप मेटफॉर्मिन की गोली अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन में ज़रूर लीजिए। लेकिन केवल मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये चैनल एजुकेशन पर्पसेस के लिए है और आप सेल्फ ट्रीटमेंट कभी मत कीजिए, क्योंकि अगर किडनी पर इफेक्ट है तो मेटफॉर्मिन देने के अपने नुकसान हो सकते हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है और क्रिएटिनिन लेवल चाहे नॉर्मल रेंज में आता है तो भी हो सकता है आपकी किडनी पर असर हो। तो सेल्फ मेडिकेशन के लिए प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन नॉलेज आपको इसकी ज़रूर होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरा चैनल को आप शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करें।